अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर के अंदर हम इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बात कर लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब कभी भी हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो उसमें हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास, अगर ऐसी बात है तो कहने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम अंग्रेजी में? इफ दैट द केस। इफ दैट्स द केस, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे हम? अगर ऐसी बात है तो कहने के लिए, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से देखें, इफ दैट्स द केस प्लस सेंटेंस, ठीक है। पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इफ दैट्स द केस इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम सेंटेंस का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखें, अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी मदद करूंगा, ये कैसे होगा? देखें, इफ दैट्स द केस आई विल हेल्प हिम। इफ दैट्स द केस आई विल हेल्प हिम। देखे ना यहाँ पे इफ दैट्स द केस किसके लिए इस्तेमाल हो गया? अगर ऐसी बात है तो कहने के लिए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, देखें, अगर ऐसी बात है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा, देखें, इफ दैट्स द केस वी शुड नॉट गो देयर। इफ दैट्स द केस वी शुड नॉट गो देयर। इसी तरह देखें, अगर ऐसी बात है तो वो कल नहीं आएगा। अगर ऐसी बात है तो वो कल नहीं आएगा, इसके लिए क्या होगा? इफ दैट्स द केस ही विल नॉट कम टुमारो। इफ दैट्स द केस ही विल नॉट कम टुमारो। अगर ऐसी बात है तो यकीनन हमें उससे पूछना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो यकीनन हमें उससे पूछना चाहिए, इसके लिए क्या होगा? देखें, इफ दैट्स द केस वी मस्ट आस्क हिम। इफ दैट्स द केस वी मस्ट आस्क हिम। बाय हाइडिंग फ्रॉम किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? से छुप के, ठीक है। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, बाय हाइडिंग फ्रॉम के बाद नाउन या प्रोनाउन, मतलब जिस बंदे से आप छुप के कोई काम करते हो तो उसका नाम वहां पे आएगा या प्रोनाउन वहां पे आएगा बाय हाइडिंग के फ्रॉम के बाद, ठीक है। अब उसके बाद देखें, ये हमारा एग्जाम्पल है, बाई से छुप के मैंने ये मोबाइल खरीदा है, तो क्या होगा? देखें, आई हैव बॉट दिस मोबाइल बाय हाइडिंग फ्रॉम ब्रदर। देखें, बाय हाइडिंग के बाद क्या है? यहाँ पे फ्रॉम के बाद ब्रदर आ गया, ठीक है। इसी तरह से देखें, अब्बू से छुप के मैंने गाड़ी लाई है, तो इसका क्या होगा? आई हैव ब्रॉट कार बाय हाइडिंग फ्रॉम फादर। आई हैव ब्रॉट कार बाय हाइडिंग फ्रॉम फादर। देखिए, मैंने कहा था कि बाय हाइडिंग फ्रॉम के बाद क्या होगा? उस बंदे का नाम होगा जिससे आप छुप के काम कर रहे होते हैं। वो अपने भाई से छुप के सिगरेट पीता है। वो अपने भाई से छुपके सिगरेट पीता है, तो क्या होगा? ही स्मोक्स बाय हाइडिंग फ्रॉम हिज ब्रदर। ही स्मोक्स बाय हाइडिंग फ्रॉम हिज ब्रदर। अब ये जो बाय हाइडिंग से पहले जो सेंटेंस होता है वो किसी में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हो सकता है, वो फ्यूचर में भी हो सकता है। इसी तरह देखें, अम्मी से छुपके मैं यहां आता हूं। अम्मी से छुपके मैं यहां आता हूं, इसका ट्रांसलेट होगा, I come here by hiding from mother. I come here by hiding from mother. Out of nowhere. Out of nowhere का इस्तेमाल होता है न जाने कहां से। न जाने कहां से, जैसे कि हम उर्दू में बहुत सारे ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं न जाने वो कहां से आ गया, न जाने कहां से बारिश शुरू हो गई, ठीक है। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, देखें, सेंटेंस, फिर उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर, फिर उसके बाद दोबारा सेंटेंस होगा, ठीक है। मतलब डबल सेंटेंसेस हैं, उसके दरमियान में क्या है? आउट ऑफ नोवेयर का इस्तेमाल करना है। अब देखें, जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था कि न जाने कहां से बारिश शुरू हुई। प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था कि न जाने कहां से बारिश शुरू हो गई। अब देखें, जैसे कि प्रोग्राम वॉज अबाउट टू स्टार्ट, आउट ऑफ नोवेयर इट स्टार्टेड रेनिंग। Program was about to start, out of nowhere it started raining. अब इसी तरह देखें, कुछ लोग दुकान से चीजें चोरी कर रहे थे कि न जाने कहां से पुलिस आई। Some people were stealing things from shop, out of nowhere police came. Some people were stealing things from shop, out of nowhere police came. इसी तरह देखें, मैं उसे सब कुछ बताने ही वाला था कि न जाने कहां से उसका भाई आया। मैं उसे सब कुछ बताने ही वाला था कि न जाने कहां से उसका भाई आया। इसका बनेगा, देखें,
I was about to tell him everything. Out of nowhere, his brother came. I was about to tell him everything. Out of nowhere, his brother came. मुझसे लिख के लो कहने के लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो है टेक माई वर्ड्स फॉर इट. ठीक है, टेक माई वर्ड्स फॉर इट इसका इस्तेमाल करेंगे. इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा. टेक माई वर्ड्स फॉर इट के बाद क्या करेंगे, हम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इसमें फ्यूचर भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें प्रेजेंट का भी टेंस इस्तेमाल हम कर सकते हैं. जैसे कि मुझसे लिख के लो आप ये सवाल हल नहीं कर सकोगे. मुझसे लिख के लो आप ये सवाल हल नहीं कर सकोगे. इसका ट्रांसलेट कुछ इस तरह से होगा, देखें. टेक माई वर्ड्स फॉर इट, यू विल नॉट बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन. टेक माई वर्ड्स फॉर इट, यू विल नॉट बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन. देखें यहाँ पे टेक माई वर्ड्स फॉर इट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ. ये किस लिए इस्तेमाल किया हमने, मुझसे लिख के लो कहने के लिए इस्तेमाल किया. दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, देखें. मुझसे लिख के लो वो सच नहीं बोलेगा. मुझसे लिख के लो वो सच नहीं बोलेगा. तो इसके लिए क्या होगा, देखें. टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही विल नॉट स्पीक द ट्रूथ. टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही विल नॉट स्पीक द ट्रूथ. इस तरह से देखें. मुझसे लिख के लो वो यहां नहीं आएगा. मुझसे लिख के लो वो यहां नहीं आएगा. अब देखें ना यहां पे फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल हो रहा है इन जुमलों में. जैसे कि टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही विल नॉट कम हियर. टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही विल नॉट कम हियर. इसी तरह से देखें. मुझसे लिख के लो मोबाइल उसने चोरी नहीं किया है. अब यहां पे देखें प्रेजेंट परफेक्ट हमने इस्तेमाल किया. मैंने पहले भी बता दिया था कि यहां पे हम सेंटेंस की जगह में फ्यूचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मतलब कोई भी टेंस हम इस्तेमाल करते हैं, पास्ट भी हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है ना. जैसे कि टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही हैज नॉट स्टोलन मोबाइल. टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही हैज नॉट स्टोलन मोबाइल. नो क्वेश्चन अराइज टू हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता. मतलब ऐसे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे. इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें. सबसे पहले लगेगा नो क्वेश्चन अराइज टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आगे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे. जैसे कि देखें. वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो इसके लिए क्या कहेंगे, देखें. नो क्वेश्चन अराइज टू गो देयर. नो क्वेश्चन अराइज टू गो देयर. भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. ये क्या होगा, देखें. नो क्वेश्चन अराइज टू रन. नो क्वेश्चन अराइज टू रन. इसी तरह देखें. झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. जैसे कि अक्सर बहस व मुबाहिसे में कहते हैं कि नहीं यार वो वहां पे झूठ बोलेगा, वो वहां सच नहीं बताएगा. तो आप कहते हो कि नहीं भाई झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल करते हैं. तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखें. नो क्वेश्चन अराइज टू टेल अ लाई. नो क्वेश्चन अराइज टू टेल अ लाई. इस तरह देखें. इम्तिहान में कम नंबर लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. क्या है ये, इम्तिहान में कम नंबर लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो इसका क्या होगा, देखें. नो क्वेश्चन अराइज टू गेट लेस मार्क्स इन एग्जाम. नो क्वेश्चन अराइज टू गेट लेस मार्क्स इन एग्जाम. इट्स ऑब्वियस दैट इस्तेमाल होता है जाहिर सी बात है कहने के लिए. हम अक्सर उर्दू जबान में ये इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो अच्छा टीचर है, जाहिर सी बात है कि वो यहाँ नहीं आएगा. ये ऐसी चीज़ें या ऐसे जुमले जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ ऑब्वियस दैट का इस्तेमाल करेंगे. देखिए इसका फार्मूला ऐसा होगा कि इट्स ऑब्वियस दैट के बाद सेंटेंस का हम इस्तेमाल कर लेंगे. जैसे कि जाहिर सी बात है कि वो आपकी मदद नहीं करेगा. जाहिर सी बात है कि वो आपकी मदद नहीं करेगा. इसका ट्रांसलेशन होगा, देखें. इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट हेल्प यू. इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट हेल्प यू. जाहिर सी बात है कि वो उस वक्त बीमार था. जाहिर सी बात है कि वो उस वक्त बीमार था. तो क्या होगा, इट्स ऑब्वियस दैट ही वॉज इल एट दैट टाइम. इट्स ऑब्वियस दैट he was ill at that time. जाहिर सी बात है कि मैं इस होटल में ठहरूंगा. जाहिर सी बात है कि मैं इस होटल में ठहरूंगा. तो क्या होगा, इट्स ऑब्वियस दैट आई विल स्टे इन दिस होटल. इट्स ऑब्वियस दैट आई विल स्टे इन दिस होटल. तो जाहिर सी बात है कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट्स ऑब्वियस दैट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लेंगे.
सो देन इस्तेमाल होता है तो फिर, जैसे कहते ना तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर आप कब आओगे, ये ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सो देन का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, देखें सो देन के बाद हम क्या करेंगे, WH वर्ड्स यूज करेंगे। WH वर्ड्स का मतलब क्या है, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये जो कहलाते हैं WH वर्ड्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते चले जाएंगे। जैसे कि देखें तो फिर मैं क्या करूं, कहने के लिए क्या कहोगे, सो देन व्हाट डू आई डू, सो देन व्हाट डू आई डू। इधर ये भी कर सकते हैं कि सो देन व्हाट शुड आई डू भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा है तो फिर आप गाड़ी कब खरीदोगे, तो फिर आप गाड़ी कब खरीदोगे, इसका क्या होगा, देखें सो देन व्हेन विल यू बाय अ कार, सो देन व्हेन विल यू बाय अ कार। अब इसी तरह देखें तो फिर वो कैसे इम्तिहान पास करेगा, तो फिर वो कैसे इम्तिहान पास करेगा। ये जुमला हम उस वक्त बोलेंगे जब किसी के बारे में बात हो रही है कि वो बिल्कुल ही पढ़ता नहीं है, इम्तिहान सर पे आके खड़े हैं, तो फिर आप जवाब में क्या कहोगे, तो फिर वो कैसे ही इम्तिहान पास करेगा। इसका मतलब है कि पढ़े बगैर वो कैसे इम्तिहान पास करेगा। तो क्या होगा, देखें सो देन हाउ विल ही पास द एग्जाम, सो देन हाउ विल ही पास द एग्जाम। अब ये सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो गया, सो देन का इस्तेमाल करेंगे हम किस चीज के लिए, तो फिर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जब कभी भी तो फिर जैसे वाले जुमले ट्रांसलेट करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, सो देन का इस्तेमाल होगा। ऑल आई नो इज दैट, ऑल आई नो इज दैट, मैं बस इतना जानता हूं कि, मैं बस इतना जानता हूं कि कहने के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, देखें ऑल आई नो इज दैट के बाद क्या लगाएंगे हम, आगे सेंटेंस इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि मैं बस इतना जानता हूं कि वो बहुत अच्छा उस्ताद है, ठीक है। जब कोई बंदा आपसे पूछता है क्या वो कैसा है, कि उसकी बिहेवियर क्या है, तो फिर उसके जवाब में क्या कहोगे आप, अब बस मैं इतना जानता हूं कि वो अच्छा उस्ताद है, तो उसके लिए क्या कहोगे, देखें आई नो इज दैट ही इज अ गुड टीचर, ठीक है। क्या कहोगे, ऑल आई नो इज दैट ही इज अ वेरी गुड टीचर। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा, देखें ऑल आई नो इज दैट आई विल नॉट हैव टू गो देयर, ऑल आई नो इज दैट आई विल नॉट हैव टू गो देयर। मैं बस इतना जानता हूं कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, मैं बस इतना जानता हूं कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, तो इसका क्या होगा, देखें ऑल आई नो इज दैट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड डॉक्टर, ठीक है। तो ये कब इस्तेमाल होगा, देखें ऑल आई नो इज दैट का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेंगे मैं बस इतना जानता हूं कहने के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसा लगता है को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इट सीम्स टू का इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है कि बारिश होगी, ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगा, ऐसा लगता है कि वो इम्तिहान पास करेगा। ऐसे जुमलों में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट सीम्स टू का इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें इट सीम्स टू के बाद क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, फिर डेट, फिर उसके बाद सेंटेंस का इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें मुझे ऐसा लगता है कि वो आज नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आज नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देखें इट सीम्स टू मी दैट ही इज नॉट कमिंग टुडे, इट सीम्स टू मी दैट ही इज नॉट कमिंग टुडे। देखें यहाँ पे इट सीम्स टू का इस्तेमाल हुआ ऐसा लगता है कहने के लिए। इसी तरह से देखें मुझे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी खरीदेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये गाड़ी खरीदेगा, तो इसके लिए क्या होगा, देखें इट सीम्स टू मी दैट ही विल बाय दिस कार, इट सीम्स टू मी दैट ही विल बाय दिस कार। इसी तरह से देखें मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, इट सीम्स टू मी दैट ही इज टेलिंग अ लाई, इट सीम्स टू मी दैट ही इज टेलिंग अ लाई। लाइक आई सेड का इस्तेमाल होता है जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि मैंने कहा के लिए क्या कहते हैं, लाइक आई सेड। उसमें एज आई सेड भी हम कह सकते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें लाइक आई सेड के बाद हम सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि मैंने कहा वो एक अच्छा इंसान है, तो इसके लिए क्या होगा, देखें लाइक आई सेड ही इज अ गुड पर्सन, लाइक आई सेड ही इज अ गुड पर्सन।
इसी तरह देखें, जैसे कि मैंने कहा आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे देखें, लाइक आई सेड यू विल हैव टू वर्क हार्ड। लाइक आई सेड यू विल हैव टू वर्क हार्ड। इसी तरह देखें, जैसे कि मैंने कहा कि वो बीमार है। जैसे कि मैंने कहा वो बीमार है तो क्या होगा देखें, लाइक आई सेड ही इज इल। लाइक आई सेड ही इज इल। तो जैसा कि मैंने कहा कहने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, लाइक आई सेड। या इसमें यह भी कह सकते जैसे कि उसने कहा तो फिर यहां पे आई की जगह में क्या होगा, लाइक ही सेड। जैसे कि आपने कहा कहने के लिए लाइक यू सेड। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन यहां पे आप चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ये इस्तेमाल होता है आज के बाद, या आइंदा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, सेंटेंस फिर उसके बाद फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आज के बाद वो कभी यहां नहीं आएगा। आज के बाद वो कभी यहां नहीं आएगा तो क्या होगा देखें, ही विल नेवर कम हियर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ही विल नेवर कम हियर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, इसी तरह देखें, आज के बाद मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा। आज के बाद मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो क्या होगा देखें, आई विल नॉट ड्राइव दिस कार फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आई विल नॉट ड्राइव दिस कार फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सुनो, आज के बाद आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगे। सुनो, आज के बाद आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, लिसन you will not use my mobile from today onwards. Listen, you will not use my mobile from today onward. yet to का इस्तेमाल करते हैं हम बाकी है कहने के लिए। कोई भी चीज़ फर्ज कर हम कहते हैं कि मेरा वहाँ जाना बाकी है, मेरा खाना खाना बाकी है, मतलब ये है कि कोई काम करना अभी बाकी है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, yet to का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि देखें, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद yet to, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आखिर में कोई जो भी अदर वर्ड्स आते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, मुझे अभी सवाल हल करना बाकी है तो ये कहने के लिए क्या कहेंगे, आई हैव येट टू सोल्व क्वेश्चन। आई हैव येट टू सोल्व क्वेश्चन, या इसकी जगह में आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, आई एम येट टू सोल्व क्वेश्चन। आई एम येट टू सोल्व क्वेश्चन। इस तरह से देखें, मेरा अभी बाजार जाना बाकी है तो क्या होगा इसके लिए, आई हैव येट टू गो टू मार्केट। आई हैव येट टू गो टू मार्केट, या आई एम येट टू गो टू मार्केट। इसी तरह से देखें, मुझे अभी उससे मिलना बाकी है, इसके लिए क्या होगा, आई हैव येट टू मीट हिम। आई हैव येट टू मीट हिम, या इसकी जगह में ये भी कह सकते हो, आई एम येट टू मीट हिम। मेरा अभी मोबाइल खरीदना बाकी है। मेरा अभी मोबाइल खरीदना बाकी है। अब इसका क्या होगा, आई हैव येट टू बाय अ मोबाइल, या आई एम येट टू बाय अ मोबाइल। ठीक है, जैसे कि येट का इस्तेमाल इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कर लिया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं वहां नहीं गया हूं, अभी तक नहीं गया हूं कहने के लिए, आई हैव नॉट गॉन देयर येट। देखें, इसके बोलने के दो तरीके हैं। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है कहने के लिए आई हैव नॉट ईटन फूड येट भी कह सकते हो, या मेरा अभी खाना खाना बाकी है तो इसके लिए क्या होगा, आई हैव येट टू ईट फूड। ठीक है, तो बाकी है के सेंस में जब भी इस्तेमाल करोगे तो क्या इस्तेमाल करोगे, येट टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या इसमें जब आप माजी की बात करेंगे, जैसे कि मेरा वहां जाना बाकी था हो गया तो यहां पे क्या होगा, आई वॉज येट टू गो देयर। क्या होगा, आई वॉज येट टू गो देयर। या उसकी जगह में आप कहते हो कि मेरा मोबाइल खरीदना बाकी था, आई वॉज येट टू बाय मोबाइल। या इधर आप इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, आई हैड येट टू बाय अ मोबाइल। जैसा कहा गया है कहने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड मतलब ये डायरेक्शन से निकला हुआ है, मतलब डायरेक्शन जो देता है या डायरेक्ट जो करते हैं, या डायरेक्टर जैसे कि बताया जाता है या कहा जाता है पहले से ही। ठीक है, आपने इस तरह से अमल करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, एज डायरेक्टेड कहते हैं। इसका फार्मूला ऐसा होगा कि पहले वर्ब और उसके बाद क्या होगा, एज डायरेक्टेड का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि देखें, जैसा कहा गया है वैसा करो, डू एज डायरेक्टेड। क्या होगा, डू एज डायरेक्टेड। इसी तरह देखें, जैसा बताया गया है वैसा बोलो, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके मुताबिक ही बोलना है तो क्या होगा, स्पीक एज डायरेक्टेड। स्पीक एज डायरेक्टेड।
इस तरह देखें, जैसा कहा गया है वैसा पढ़ो, जैसा कहा गया है वैसा पढ़ो। उसके लिए क्या होगा, रीड एज डायरेक्टेड, रीड एज डायरेक्टेड। इस तरह से देखें, जैसा कहा गया है वैसा गाओ, जैसा कहा गया है वैसे गाओ। तो क्या होगा इसका, सिंग एज डायरेक्टेड, सिंग एज डायरेक्टेड। एट समवन्स इंस्टेंस, एट समवन इंस्टेंस, किसी के कहने पे, या ये भी कह सकते हैं कि किसी के जिद करने पे भी आप कह सकते हो, ठीक है। इसका फार्मूला इस तरह से बनेगा, देखें, सेंटेंस फिर उसके बाद एट समवन्स इंस्टेंस। समवन का मतलब यहां पे ये है कि जैसे कि यहां पे जो लगेंगे समवन के जगह में पॉजेसिव एडजेक्टिव ज्यादा इस्तेमाल होंगे, जैसे कि माई है, यूर, हीज, हर्स, ठीक है। ऐसे वाले जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव जिनको हम कहते हैं वो इस्तेमाल होंगे। जैसे कि देखें, आपके कहने पे मैंने ये कंप्यूटर खरीदा, आपके कहने पे मैंने ये कंप्यूटर खरीदा है। आई हैव बॉट दिस कंप्यूटर एट यूर इंस्टेंस, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, आपके जिद करने पे मैंने ये कंप्यूटर खरीदा है। इसी तरह से देखें, मेरे कहने पे अब वो इस्लामाबाद जा रहा है, मेरे कहने पे अब वो इस्लामाबाद जा रहा है। तो क्या होगा, नाउ ही इज गोइंग टू इस्लामाबाद एट माई इंस्टेंस, नाउ ही इज गोइंग टू इस्लामाबाद एट माई इंस्टेंस। इसी तरह से देखें, आपके कहने पे मैंने झूठ बोला, तो क्या होगा, आई टोल्ड अ लाई एट यूर इंस्टेंस, आई टोल्ड अ लाई एट यूर इंस्टेंस। तो एट यूर इंस्टेंस का इस्तेमाल या एट समवन्स इंस्टेंस का इस्तेमाल किसी के कहने पे होता है, मतलब हम खुद काम नहीं कर रहे होते हैं बल्कि कोई और अगर हमें कुछ कहता है तो उसके बात के मुताबिक हम जब काम करते हैं तो उसमें ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। इधर भी देखें ना, सेंटेंस इस्तेमाल होता है। तो ये सेंटेंस इस्तेमाल करने के लिए फिर आपको जो टेंसेस हैं उनके बारे में आपको इल्म होना लाजमी है। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप टेंसेस या दूसरे जो टॉपिक्स आप कवर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, वहाँ पे फोल्डर्स बने हुए हैं, वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये था आज हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू very much.